हेलो, गुड मॉर्निंग। कल हम पढ़े थे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1, जिसमें कि इंट्रोडक्शन था मैनेजमेंट के बारे में। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और ये फास्ट ट्रैक बैच है, जो कि आप लोग जान रहे हैं, एग्ज़ाम बेस्ड सिर्फ एग्ज़ाम के लिए है, जो कि आपका स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्दी। और आपके जो नोट्स हैं ये टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम पे अवेलेबल है, जो कि हमारे चैनल अनपैरेलल नेम से है। और टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया रहेगा, यूट्यूब वीडियो का भी और टेलीग्राम चैनल का भी, जिसमें कि आपको नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से। चैप्टर 2 है जो आपका। कॉन्सेप्ट क्या होता है ये? द मैनेजरियल प्रिंसिपल इज ए ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। ये मैनेजरियल प्रिंसिपल जो है ब्रॉड होता है और जनरल गाइडलाइंस पे ये डिसीजन लिया जाता है इसका। और फॉर एग्जांपल, while deciding about promotion of an employee, one manager may consider seniority whereas the other may follow the principle of merit. अब देखिए एग्जांपल है, यहाँ पे डिसाइड करना होता है। प्रमोशन जब किसी एम्प्लॉय का देना होता है तो कोई मैनेजर होता है जो कि एम्प्लॉय का सीनियरिटी देखता है कि वो सीनियर है या एज में ज़्यादा है, तो उस बेस पे देता है प्रमोशन। लेकिन कोई जो है उसका मेरिट देखता है, एम्प्लॉय का मेरिट देखता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है मैनेजर का कि क्या कॉन्सेप्ट किस बेस पे वो काम कर रहा है। अब नेक्स्ट है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बाय नेचर इज मीन्ड क्वालिटीज एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीथिंग। बाय नेचर मतलब क्या? वो किसी भी चीज़ का उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल आर जनरल प्रोपोजिशन विच आर अप्लीकेबल व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर प्रेजेंट। ये प्रिंसिपल जो है कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? जहाँ पे कुछ कंडीशन प्रेजेंट हो। दीज हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट एज वेल एज पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर। ये कैसे आता है, डेवलप कैसे होता है? तो कुछ बेसिक जो है ऑब्जर्व किया जाता है, या फिर एक्सपीरियंस से होता है, या फिर कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है, तो उससे होता है। और एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, जैसे कि कुछ न्यू करना अपने मन से, उसको वो सही हो गया तो अपना एक नया एक्सपीरियंस आता है उससे। द फॉलोइंग पॉइंट समराइज द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये कुछ पॉइंट जो है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझाएंगे उसके बारे में। पहला, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। The principles of management are intended to apply to all type of organization, business as well as non-business, small as well as large, public sector as well as private sector, manufacturing as well as the service sector। मतलब ये हुआ कि ये मैनेजमेंट जो है सब जगह एप्लीकेबल है। प्रिंसिपल मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल सब जगह एप्लीकेबल है, क्योंकि कोई अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ा है, बिजनेस पर्पज़ के लिए है, नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए है, लार्ज है या स्मॉल है, या फिर प्राइवेट सेक्टर है या फिर पब्लिक सेक्टर है, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करने वाला हो या फिर सर्विस देने वाला, सबको जो है मैनेजमेंट का ज़रूरत होता है। अब जनरल गाइडलाइंस। द प्रिंसिपल आर गाइडलाइन टू एक्शन but do not provide ready-made straight jacket solution to all managerial problems। देखिए ये गाइडलाइंस जो है रेडीमेड नहीं होता है, ये कोई सॉल्यूशन ऐसे देता नहीं सिंपली। वो भी कहाँ से आता है? तो उसको खुद के एक्सपीरियंस से आता है। दिस इज सो बिकॉज रियल बिजनेस सिचुएशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक एंड आर ए रिजल्ट ऑफ मेनी फैक्टर्स। ये जो रियल बिजनेस में जो सिचुएशन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, डायनेमिक होता है। हाउएवर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेट बिकॉज इवन ए स्मॉल गाइडलाइन हेल्प टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम। क्या होता है इम्पोर्टेंस? ये प्रिंसिपल कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेट। इम्पोर्टेंट ऑफ प्रिंसिपल को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसका छोटा छोटा गाइडलाइंस भी जो है वो प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इन डीलिंग विथ ए सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू डिपार्टमेंट। अगर दो डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, झगड़ा हो गया, तो एक मैनेजर जो है अच्छे से उसके वहाँ का जो गोल है दोनों डिपार्टमेंट को समझाएंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, तो जाके वहाँ पे सही से फिर से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा। थर्ड मोस्ट, फॉर्म बाय practice and experimentation. The principles of management are formed by experience and collective wisdom of manager as well as experimentation.
ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनता कैसे है? एक्सपीरियंस से, कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर, और ये कहाँ से आता है? जो उसके एक्सपेरिमेंटेशन से। फॉर एग्जांपल, इट इज़ ए मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस दैट डिसिप्लिन इज indispensable फॉर accomplishing एनी पर्पज। चौथा क्या है? फ्लेक्सिबल। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड प्रेस्क्रिप्शंस विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है रिजिड नहीं होता है, और ये जो है परसेप्शंस को जो है बहुत ही अच्छे से फॉलो करता है। दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड। और ये जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, बदल सकते हैं सिचुएशन क्या जैसा मेरा सिचुएशन डिमांड करेगा उसके अनुसार से हम अपना बदल सकते हैं प्रिंसिपल को, इसलिए इसको बोला जाता है ये फ्लेक्सिबल होता है। दे गिव द मैनेजर इनफ डिस्क्रिएशन टू डू सो, इसलिए जो है मैनेजर को बहुत सारा पावर होता है। मेनली बिहेवियरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल जो है उसका एम होता है बिहेवियर ह्यूमन बींग्स का क्या है हम लोग के प्रति। देयरफॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियरल इन नेचर। It is not that these principles do not pertain to things and phenomenon at all. It is just a matter of emphasis. अब बात छठा, cause and effect relationship. Cause and effect relationship क्या होता है? The principles of management are intended to establish relationship between cause and effect so that they can be used in similar situation in a large number of cases. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या काम होता है? रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, जो काउज है और उसका क्या इफेक्ट होगा इसके बीच में। अब एज सच दे टेल अस इफ ए पर्टिकुलर प्रिंसिपल वाज अप्लाई इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट वुड बी इट्स लाइकली इफेक्ट। मैनेजमेंट का काम होता है कि वो किसी भी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अगर अप्लाई करता है तो किस सिचुएशन में क्या उसका इफेक्ट होगा उसको समझाना। कॉन्टिजेंट The application of principle of management is contingent or dependent upon the prevailing situation at a particular point of time। देखिए, ये एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टिजेंट और डिपेंडेंट होता है, कैसा सिचुएशन है उस वहाँ का किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज़ टू बी चेंज्ड एज पर रिक्वायरमेंट। और जो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल जो है वो चेंज होते रहता है जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके आधार पर। अब नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेराइव देयर सिग्निफिकेंस फ्रॉम देयर यूटिलिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है सिग्निफिकेंस ड्राइव करता है कहाँ से? तो उसका यूटिलिटी से। दे प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजरियल बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस मैनेजरियल प्रैक्टिसेस। ये प्रोवाइड करता है इंसाइट यूजफुल इंसाइट मैनेजरियल बिहेवियर से और इन्फ्लुएंस मैनेजरियल प्रैक्टिस, जैसा मतलब वहाँ पे बिहेव हो रहा है, कैसा वहाँ पे काम हो रहा है उसके आधार पे मैनेजर में अप्लाई दिस प्रिंसिपल टू फुलफिल देयर टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर जो है इसको अप्लाई करता है कहाँ पे? तो ये जहाँ पे उसका टास्क होता है या उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको फुलफिल करने के लिए। अब स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, कैसे ये किया जाएगा? स्टैंडर्डाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, मेथड ऑफ वर्किंग कंडीशंस। देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है? किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को स्टैंडर्ड मतलब उसका फिक्स करना, कैसा होना चाहिए, उसका प्रोसेस कैसा होना चाहिए, रॉ मटेरियल कैसा होगा, टाइम क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसा होगा, मशीनरी कौन सा होगा और किस मेथड से काम होगा, ये सारा फिक्स होगा। दीज स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क विच मस्ट बी एडहर्ड टू ड्यूरिंग प्रोडक्शन। एक बेंचमार्क फिक्स किया जाएगा कि इतना इसके आधार पे वर्क होगा, इसके आधार पे प्रोडक्शन होगा। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन आर, ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स करने का? टू रिड्यूस ए गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप्स, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एक रिड्यूस जो है गिवन लाइन और प्रोडक्शन, एक्सक्यूज मी,
एक लाइन फिक्स करेंगे कि प्रोडक्शन किस टाइप का होगा, उसका साइज क्या रहेगा, उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड, टू एस्टेब्लिश इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब इंटर एस्टेब्लिश करेंगे, इंटरचेंज एबिलिटी होना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग पार्ट और प्रोडक्ट का। टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल। अब मटेरियल जो हम बनाएंगे, जो रॉ मटेरियल लाएंगे अपना मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो क्वालिटी जो है उसका एक्सीलेंस होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन। और स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस भी जो फिक्स करेंगे, मैन का क्या रहेगा, मशीन का कैसे रहेगा। नेक्स्ट है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज़ टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। मेथड ऑफ स्टडी जो है ये बेस्ट वे है कैसे जॉब को करना है। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ डूइंग द जॉब। कोई भी काम को करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं अलग अलग तरीके के। टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देयर आर सेवरल पैरामीटर। और बेस्ट वे पता करने के लिए बहुत तरह का पैरामीटर होते हैं। राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर, एवरी एक्टिविटी इज पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। पहले तो रॉ मटेरियल को जो लाते हैं, फिर उससे प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसको कस्टमर को डिलीवर करते हैं। ये सारे प्रोसेस में जो है बहुत सारे एक्टिविटी, ये सारे जो है मेथड स्टडी का पार्ट होता है। अब मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या होता है? मोशन स्टडी रेफर टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशन etc। मोशन स्टडी में क्या क्या आ जाता है? तो मूवमेंट लाइक किसी भी चीज़ को लिफ्ट करना, किसी ऑब्जेक्ट को पुट करना, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशन विच आर अंडरटेकन वाइल डूइंग ए टाइपिकल जॉब। ये सब किसके अंदर आता है? किसी टाइपिकल जॉब के अंदर में आता है। Unnecessary movement are sought to be eliminated so that it takes less time to complete the job efficiently। अब जो unnecessary movement है उसको जो है एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, जिसके कारण से जो है हमारा जॉब बहुत ही कम टाइम में और एफिशिएंटली हो जाएगा। टाइम स्टडी। इट डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड जॉब। किसी भी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता है। टाइम मेजरिंग डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ टास्क। जितने भी टास्क हैं सबको वहाँ पे टाइम मेजरिंग डिवाइस लगा होता है कि कितने टाइम में ये टास्क कंप्लीट हो रहा है, उसके आधार पर अपना स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। द स्टैंडर्ड टाइम इज़ फिक्स्ड फॉर द होल ऑफ द टास्क बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग। इसी रीडिंग के आधार पर जो हम अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करते हैं। द मेथड ऑफ टाइम स्टडी विल डिपेंड अपॉन वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द टास्क। ये मेथड ऑफ टाइम स्टडी जो है डिपेंड करता है किस पे, कि काम का वॉल्यूम कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क कितना है, साइकिल ऑफ द टाइम ऑपरेशन एंड टाइम मेजरमेंट कॉस्ट। और ये डिपेंड करता है साइकिल ऑफ टाइम ऑपरेशन पे भी और मेजरमेंट कॉस्ट पे भी, टाइम मेजरमेंट कॉस्ट पे भी। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम, सॉरी कॉल आ गए थे। Taylor was a strong advocate of piece wages system. He wanted to differentiate between efficient and inefficient worker. टेलर का ये दिया हुआ है डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं किसमें? तो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर में। द स्टैंडर्ड टाइम एंड अदर पैरामीटर शुड बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क स्टडी डिस्कस्ड एबव। अब डिस्कस किया गया है कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है और अदर पैरामीटर के बारे में। द वर्कर्स कैन देन बी क्लासिफाइड एज एफिशिएंट और इनएफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टैंडर्ड। इसी स्टैंडर्ड के आधार पे जो है वर्कर्स एफिशिएंट और इनएफिशिएंट जो है क्लासीफाई किया जाता है। ही वांटेड टू रिवार्ड एफिशिएंट वर्कर। अगर हम चाहते हैं कि कोई एफिशिएंट वर्कर है तो उसको कुछ रिवार्ड दिया जाए, ठीक है। तो इस आधार पे हम एफिशिएंट वर्कर को क्लासीफाई करके उसको कुछ रिवार्ड दे सकते हैं। सो ही इंट्रोड्यूस डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस पेमेंट फॉर दीज हु परफॉर्म अबव स्टैंडर्ड एंड फॉर दोज हु परफॉर्म बिलो स्टैंडर्ड। अब इसी के आधार पे पेमेंट भी दिया जाता है। अगर कोई जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया उससे अगर एबव काम कर रहा है तो उसको
उसका जैसा वेजेस दिया जाएगा। अगर कोई बिलो स्टैंडर्ड वर्क कर रहा है तो उसको उस आधार पे वेजेस दिया जाएगा। सो ये चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया है और आप इस वीडियो को अच्छे से देख के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। और इसका जैसा कि आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में इस नोट्स का लिंक अवेलेबल हो जाएगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। सो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लें। थैंक यू फॉर